नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एडवांस स्टार वार्स स्पॉक स्ट्रैटेजी का एक एनहांस्ड वर्जन। ये स्ट्रैटेजी हमें दी है हमारे बिलवड सर महेश कौशिक जी ने, और उसी पे बेस्ड मैंने सबसे पहला अपना वीडियो बनाया था जून 2021 में, और उसके 2 साल कुछ महीने बाद मैंने उसका एनहांस्ड वर्जन, एडवांस वर्जन बनाया था अक्टूबर 2023। उसके बाद मुझे कई सारे फीडबैक्स आपसे लगातार मिलते रहे कि आपको क्या क्या एनहांसमेंट्स देखने हैं, कैसे शीट को और बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बेस पे मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एडवांस स्टार वार्स स्पॉक स्ट्रैटेजी 2.0। तो इस स्ट्रैटेजी में मैंने करे हैं कई सारे एनहांसमेंट्स। तो वो क्या है पहले आपको बताता हूँ, और फिर दिखाऊंगा आपको गूगल शीट्स में कैसे यूज़ करना है उन एनहांसमेंट के साथ इस स्ट्रैटेजी को। तो अब आपको मिलेगा एक नया और बेटर स्कैनर, जिसके थ्रू हम स्कैन कर पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं डार्वस के हिसाब से। अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्विकली डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या है वो भी समझाऊंगा। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां मैंने डिटेल में वो समझाया था। उसके बाद फिर मैंने आपके लिए जीटीटी ट्रैकिंग शीट, जो सबसे बड़ी डिमांड आप लोगों ने की थी, वो मैंने ऐड कर दी है। और मैंने कैपिटल मैनेजमेंट शीट ऐड कर दी है, जिसके थ्रू हम ये मैनेज कर पाते हैं कि कब कब हमने कितना कैपिटल इंड्यूस किया है ओवरऑल स्ट्रैटेजी में, और अगर कोई विड्रॉल्स किए हैं वो सब मैनेज हो जाता है। और फिर XIRR कैलकुलेशन भी मैंने डाल दी है, क्योंकि XIRR से हमें रियल परफॉर्मेंस का पता चलता है। और फिर मैंने लीफो वर्जन भी आपके लिए बना दिया है, तो आप चाहें तो इसे फीफो वर्जन में यूज़ कर लें या लीफो वर्जन में यूज़ कर लें। जिन लोगों को लीफो नहीं पता है, लीफो के बेनिफिट्स नहीं पता है, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लीफो वाली शीट के अंदर भी उसका लिंक है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लीफो करने के क्या फ़ायदे हैं, मैं लीफो को क्यों प्रेफर करता हूँ। तो आपको दोनों फीफो और लीफो वर्जन मिलने वाले हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, और दोनों एक ही शीट की कॉस्ट में आपको मिलेंगे, अलग अलग नहीं परचेज़ करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आप शुरू में फीफो यूज़ करें, बाद में लीफो जब समझ में आ जाए तो लीफो में स्विच करना चाहें, या वापस स्विच करना चाहें फीफो में, तो आपके पास दोनों शीट्स होंगी, आप अपने हिसाब से स्विच भी कर सकते हैं। तो कई लोग नए भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्विकली मैं समझा देता हूं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। वीकली बुलिशनेस के हिसाब से हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और टारगेट आने पर उन्हें बेचते हैं। तो उसी को समझा देता हूँ, स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम खरीदते हैं, कैसे एवरेजिंग होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वीक कंप्लीट हो जाने का वेट करते हैं। मंडे टू फ्राइडे वीक कंप्लीट हो गया, उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड में आप आराम से गूगल शीट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में आपको डार्वस के हिसाब से ऑर्डर्स बनाने हैं, ताकि अगले वीक में अगर वो ट्रिगर होता है तो आप बाय कर लें। तो सैटरडे को हम चेक करेंगे कि पिछले हफ्ते का किसी भी स्टॉक में मंडे टू फ्राइडे उसका हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक अगर वो प्राइस क्रॉस हो जाता है, मतलब पिछले वीक जो भी हाईएस्ट प्राइस पहुंचा था, अगर उससे ऊपर इस वीक पहुंच जाता है, जैसे ही वो क्रॉस करता है तो हम उसे बाय कर लेते हैं। इसे बाय करने का बेस्ट तरीका है, आप जीटीटी ऑर्डर्स बना लें अपने ब्रोकर में। आजकल मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जीटीटी ऑर्डर बनाने की फैसिलिटी देते हैं। जीटीटी ऑर्डर होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, जिसमें आप पहले से एडवांस में बता देते हैं ब्रोकर को कि इतना प्राइस आए तो मुझे बाय करना है, इतना क्वांटिटी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जीटीटी ऑर्डर जीरोधा में कैसे बनाते हैं। प्राइमरीली मैं जीरोधा ही यूज़ करता हूं, तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो जीटीटी ऑर्डर बना के रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें लगातार मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ेगा, गूगल शीट को वॉच नहीं करना पड़ेगा। एडवांस में ऑर्डर लगा दिया, और जिस भी दिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना होगा, अगर प्राइस उसके ऊपर जाता है तो हो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो एक तरह का ये एल्गो सिस्टम बन जाता है आपके लिए। और एक बार आपने एक स्टॉक परचेज़ कर लिया किसी वीक में, उस वीक में दोबारा वो स्टॉक परचेज़ नहीं करना है, ठीक है। वो पिछले वीक को क्रॉस करेगा, आपने परचेज़ कर लिया, अब वो ऊपर जा रहा है लगातार, आप बार बार नहीं परचेज़ करेंगे उस वीक में। उस वीक में सिर्फ एक स्टॉक को एक ही बार परचेज़ करना है। उसके बाद अगले वीक क्या करना है, रिपीट करने हैं ये वाले 2 स्टेप्स। पिछले जो कंप्लीट हुआ है मंडे टू फ्राइडे, उस वीक का हाईएस्ट प्राइस हम देखेंगे स्टॉक का, और फिर उसके हिसाब से जीटीटी ऑर्डर बना देंगे कि अगर वो प्राइस क्रॉस हो जाता है तो हमें दोबारा बाय करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट प्राइस आ रहा है बाय करने के लिए, वो ऐसा ना हो कि हमारे पिछले बाय प्राइस के बहुत करीब हो। उसमें कम से कम 2.75% का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर हमने 100 रुपीज़ पे कुछ ख़रीदा, तो वो 102 रुपीज़ 75 पैसा ऊपर होगा, यानी कि 2.75%, तो ही हम खरीदेंगे। या फिर
नीचे होगा 100 रुपीज़ से 2.75% या और ज़्यादा नीचे होगा, तब हम खरीदेंगे। तो ये हमारा इग्नोरेबल रेंज निकल जाता है, ताकि हम बहुत क्लोज प्राइस पर बार बार ना खरीदते रहें और हमारा कैपिटल एक ही प्राइस पर बार बार ज़्यादा ना फंसता रहे। तो इसके लिए हम इग्नोरेबल रेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि 2.75% है। आपकी शीट में मैंने ऑप्शन दिया है, आप इसे बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइडियल 2.75% है जो डिफ़ॉल्ट शीट में लगा हुआ है। मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी कहाँ पे है वो। और जिस दिन उसके स्टॉक्स में 5% का टारगेट आ जाए, अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हैं तो सारे यूनिट जो भी आपने स्टॉक के खरीदे हैं उसके एवरेज प्राइस पर 5% का टारगेट आ जाए तो हम सेल कर देते हैं। अगर आप लीफो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें आपने सपोज 3 बार एक ही स्टॉक को बाय किया अलग अलग प्राइसेस पे, तो जिस भी लॉट का उसके बाई प्राइस के हिसाब से टारगेट आ रहा है उस लॉट को हम सेल करते हैं, बाकी लॉट को होल्ड करते हैं उनके टारगेट आने तक। ये है लीफो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रैटेजी। एक बार आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ। तो मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट मार्केट कैप कंपनी रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यानी कि एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, मंडे टू फ्राइडे को। तो किस हिसाब से हम बाय करते हैं यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जब रिलायंस टॉप में चला गया था जुलाई 2024 को, ऑल टाइम हाई बनाया था उसने, सपोज़ हम वहाँ से स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते, वहाँ से फॉलो करना स्टार्ट करते, तो हमें कब कब बाय सिग्नल आता। थोड़ा जूम इन कर लिया मैंने इसे। तो इस वीक का हाई यहाँ पे था, नेक्स्ट वीक वो नहीं क्रॉस हुआ तो हमने बाय नहीं किया होता। उसके बाद नेक्स्ट वीक का हाई यहाँ पे था, वो भी क्रॉस नहीं हुआ तो हमने बाय नहीं किया होता। उसके बाद भी नेक्स्ट वीक का हाई क्रॉस नहीं हुआ, हमने बाय नहीं किया होता। यहाँ भी नहीं क्रॉस हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। इस वाले वीक में 12 अगस्त 2024 मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो वीक कंप्लीट हुआ उसका हाईएस्ट प्राइस था 1480 रुपीज़ 40 पैसा। उसके अगले हफ्ते वो क्रॉस हो गया तो हमने उसे बाय कर लिया होता, और उसके बाद हम टारगेट का वेट करते। 3 to 5% का टारगेट रखते हैं। 5% मैंने ऑन द हायर साइड का है, लेकिन आप 3 to 5% के बीच में अपना टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक कंप्लीट हुआ उसके अगले वीक में एक और बाय ट्रिगर हो गया होता। लेकिन साथ में हम ये भी ध्यान रखते कि जो अगला बाय प्राइस आ रहा है इस हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से, क्या वो पिछले बाय प्राइस से 2.75% ऊपर या नीचे है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऊपर तो हो सकता है, नीचे कब होगा? नीचे उस केस में होगा कि आपने सपोज यहाँ पे बाय किया, उसके बाद लगातार वो गिरता 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 चला गया, हर वीक वो नीचे गिर रहा है, बहुत नीचे जाके यहाँ पे उसका नेक्स्ट बाय आता है। तो यहाँ पे पिछले बाय के कंपैरिजन में वो बहुत नीचे है प्राइस, लेकिन उसके पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में वो ऊपर है। यानी कि हमारा जीटीटी जब भी ट्रिगर होगा वो इसी बेसिस पे ट्रिगर होगा कि पिछले हफ्ते का हाई क्रॉस होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है। साथ में हम सेकेंडरी कंडीशन ये लगाते हैं कि जो भी हमने लास्ट बाय किया है उससे 2.75% का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ही हम बाय करते हैं, नहीं तो हम इग्नोर कर देते हैं उसको उस हफ्ते। ये सब मैंने आपको गूगल शीट में ऑटोमेट करके दे दिया है, वो सब आपको शीट में दिखाई देगा। अब उसका डेमो आपको दे देता हूँ और क्विकली आपको बैक टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ कि रिलायंस को अगर हमने यहाँ टॉप में स्टार्ट किया होता ट्रैक करना, जहाँ से रिलायंस अभी भी अपने टॉप पे वापस नहीं आया, मतलब कुछ नीचे ही चल रहा है, तो इस बीच हमारे इस डार्वस बॉक्स ने किस तरह के प्रॉफिट्स जनरेट किए होते वो देख लेते हैं। तो इस डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी की शीट में आपको बैक टेस्टिंग की शीट यहाँ नीचे मिल जाएगी। इसमें आपको येलो सेल्स दिख रहे हैं ऊपर, जहाँ पे मैंने रिलायंस का कोड डाला है। आप स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, कब से आपको बैक टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2024 डाला है। यहाँ पे आप कोई और भी डेट्स डाल सकते हैं। ये सारा डेटा गूगल फाइनेंस से आता है। अगर गूगल फाइनेंस में उस डेट का डेटा अवेलेबल होगा हिस्टोरिकली, तो वो डेटा शीट में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से पुल हो जाएगा, ठीक है। फिर एंड डेट आपको डालनी है कि कब तक की आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। मैंने आज की एंड डेट डाली है ताकि लेटेस्ट बैक टेस्टिंग हो जाए। फिर सेल टारगेट डालना है, यहाँ पे मैंने 5% लिया है सेल टारगेट, और ये फीफो वाला बैक टेस्टिंग है जिसमें सारे यूनिट्स हम एक साथ बेच देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो अगर मैं रिलायंस में 50,000 तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो 50,000 मैं एक ही बार में नहीं बाय करता हूँ, उसके 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट में कितना इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 8,333 के आसपास, थोड़ा उससे ऊपर ही होगा। और इग्नोर रेंज ये है वो 2.75%, जो ये चेक करती है कि लास्ट बाई प्राइस से हमारा जो नेक्स्ट जीटीटी बाई प्राइस आ रहा है वो 2.75% के डिफरेंस में होना चाहिए, नहीं तो हम इसे इग्नोर कर देंगे अगर डिफरेंस कम हुआ।
तो ये सारे येलो सेल्स भरने के बाद आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। शीट में सारे फॉर्मूलाज वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, वो बैक टेस्टिंग करेगी और उसका आउटपुट यहाँ टॉप में आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितने तक गया। वो गया 53,724 इस पूरे पीरियड में। कितनी बार टारगेट अचीव हुआ, मतलब कितनी बार हम सेल कर पाए, 3 टाइम सेल कर पाए। टोटल प्रॉफिट कितना बुक हुआ, 5,334। ये ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह इसमें नहीं है इंक्लूडेड, ये ओवरऑल प्रॉफिट है। और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टेड और इस प्रॉफिट को देखें तो वो 9.93% के आसपास है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में क्योंकि हम कभी हो सकता है एक ही बार बाय करें और सेल आ जाए, कई बार 2 बार बाय करें तो सेल आए, कई बार 6 बार बाय करने के बाद सेल आए, तो ये जो परसेंटेज है 9.93%, ये हमें एक्यूरेटली नहीं बताता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं XIRR, जो कि ये ध्यान में रखता है कि ओके कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, कितने पीरियड के लिए वो इन्वेस्टेड रहा, उस पर कितना प्रॉफिट बना, उसके हिसाब से वो एनुअल परसेंटेज हमें बता देता है, जिसे XIRR कहा जाता है। तो वो निकल के आता है 16.6%। तो अगर रिलायंस की बात करें, यहाँ जुलाई 2024 की स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो उस लेवल तक पहुँचा ही नहीं है, वापस गिरा है, उसके बाद उठा है, फिर गिरा, फिर उठा। तो इन स्विंग्स का हम फ़ायदा उठा पाए डार्वस बॉक्स की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, और हम बना पाए 5,334 का प्रॉफिट, जो XIRR वाइज 16.6% है। और यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि लास्ट जो भी बैक टेस्टिंग की डेट है, उस दिन कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है अभी भी जो सेल नहीं हुआ है। अगर यहाँ खाली आ रहा है मतलब सब कुछ सेल हो गया, अभी तक न्यू बाय कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे इस केस में 9,347 अभी भी इन्वेस्टेड है, जिसकी करंट वैल्यू 9,266 चल रही है लास्ट जो भी डेट है उसके हिसाब से। नोशनल प्रॉफिट -80, यानी कि -0.86% का नोशनल प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक की किसी भी पीरियड के लिए बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस स्टॉक का डेटा गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पे अवेलेबल हो। ठीक है, अब मैं आपको बाकी की शीट समझाता हूँ, क्या क्या एनहांसमेंट्स किए हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको सबसे पहले मिलेगी स्ट्रैटेजी शीट, जहाँ पे मैंने सबसे ऊपर डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी नुकसान, कोई भी प्रॉफिट जो भी आप इससे करते हैं वो आपके अपनी जिम्मेदारी है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसे इस्तेमाल कीजिएगा। स्टॉक यूनिवर्स हम क्या यूज़ करने वाले हैं, निफ्टी 50, वो मैंने शीट में ऑलरेडी डाल दिए हैं। अभी के जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे। अगर आपको अपने खुद के कोई स्टॉक्स डालने हैं, उसका भी प्रोविज़न मैंने दिया है, आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं। पर बाय अमाउंट वो कैलकुलेशन क्या होती है, जो भी आप ओवरऑल अमाउंट लेके चल रहे हैं, सपोज आप 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट लेके चल रहे हैं, मुझे ओवरऑल स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है, और फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि टोटल कितने स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सपोज़ 4 स्टॉक्स में हम मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 2 लाख को 4 से डिवाइड किया, 50,000 आ गया, और फिर उसके भी 6 पार्ट्स करेंगे हम। मतलब एक स्टॉक में हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस 50,000 के हम 6 पार्ट्स करते हैं, मतलब एक बार में हम 8,350 के आसपास के स्टॉक खरीदेंगे, एक स्टॉक में इतना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये इसलिए है कि ताकि एक साथ हम सारा इन्वेस्ट ना कर दें एक ही स्टॉक में। कई बार हो सकता है ऊपर के लेवल पे हमारा पैसा सारा इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद जैसे रिलायंस का एग्जांपल मैंने दिया, अगर हम पहली बार में ही वहाँ बाय कर लेते तो हमें एवरेजिंग के लिए नीचे हमें कुछ भी पैसा नहीं बचता, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते और उसे एवरेज आउट नहीं कर पाते, और अभी भी हम वहाँ टोटल अमाउंट के साथ ऊपर के लेवल पे फंसे हुए होते। इसलिए हम सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम पार्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। न्यू बाय कैसे करना है वो सब मैंने आपको जो समझाया वही यहाँ पे है। एवरेजिंग कैसे करना है, और सेल टारगेट 3 to 5% रखना है। और सेलिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले वीडियो में भी एडवांस डार्वस बॉक्स वाले वीडियो में बताया था, ट्रेलिंग प्रॉफिट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी दिन हमारे स्टॉक हमारा प्रॉफिट टारगेट मीट कर लेता है, सपोज़ हमने 5% प्रॉफिट टारगेट रखा है, 5% जिस दिन आ जाता है उस दिन हम सेल नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं कि कल का जो लो प्राइस था, अगर उस लो प्राइस के नीचे हमारा स्टॉक चला जाता है तो हम सेल करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। तो हर दिन आपको ये ट्रैक करना होगा, शीट आपके लिए ट्रैक करेगी कि लो प्राइस कल का क्या था, उसके हिसाब से अभी लो प्राइस नीचे गया है या नहीं गया है, और फिर आप उसके हिसाब से सेल कर सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा मैनुअल वर्क हो जाएगा क्योंकि आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा शीट में। लेकिन अगर आप सिर्फ फिक्स टारगेट पे सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आप सिंपली GTT ऑर्डर एडवांस में बना के रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एवरेज प्राइस क्या है और आप किस प्राइस पे सेल करना है, आपको टारगेट प्राइस शीट दिखा देती है।
तो वो सब के हिसाब से आप GTT ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, फीफो का लिंक और लीफो का लिंक दोनों मैंने आपको दे दिया है, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। जब आप शीट को परचेज़ करेंगे तो आपको फीफो वाली शीट मिलेगी। ठीक है, तो आप स्ट्रैटेजी में जाके लीफो वाली शीट को खोल के उसकी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने का प्रोसेस सिंपल है, फाइल में जाएंगे आप, मेक अ कॉपी करेंगे और उसकी कॉपी अपनी ड्राइव में सेव कर लेंगे और उस कॉपी को यूज़ करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली आप मेरी शीट एडिट करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी कॉपी बनानी है और फिर उसको एडिट करना है। बैक टेस्टिंग शीट मैंने एक टैब में दिया है जो अभी आपको दिखाया, नीचे आपको बैक टेस्टिंग का टैब मिलेगा, वहाँ से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। फायर इन इंडियाज़ वीडियो, यहाँ पे मैं आज के वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी जाके रिवाइज करना है कि क्या था वीडियो में, क्या क्या बताया था, यहाँ से आप क्विकली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। महेश सर का वीडियो जो डार्वस बॉक्स एडवांस पे आया था 2 साल पहले, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महेश सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा मैं सीखता रहता हूँ, आप भी उनसे सीखिए। और फिर लास्ट में मैंने आपको दिया है एक वीडियो का लिंक, जिसके थ्रू आप और कोई स्ट्रैटेजी मेरी जो बनाई हुई है उसको यूज़ करना चाहें तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके किस तरह के आप ट्रेडर हैं, किस तरह का कैपिटल आपके पास है, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ कौन सी रहेंगी, इस वीडियो के थ्रू आपको वो पता चल जाएगा। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी शीट। फिर चलते हैं स्कैनर शीट में। स्कैनर शीट में आप देखेंगे कॉलम ए में मैंने येलो वाले सेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने करंट निफ्टी 50 के स्टॉक्स डाल दिए हैं। फ्यूचर में निफ्टी 50 स्टॉक्स चेंज होते हैं तो आप इंडिविजुअली जो स्टॉक हट गया है उसे डिलीट कर सकते हैं और जो नया आया है उसे ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक कोड के आगे NSC: ज़रूर लगाइएगा हर जगह शीट में जहाँ जहाँ स्टॉक कोड आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, सेम स्टॉक कोड न्यूयॉर्क के एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो अगर आप NSC का प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे तो कई सारे स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक का आपको प्राइस दिखाने लग जाएंगे जो कि इंडियन स्टॉक का प्राइस नहीं है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो NSC का प्रीफिक्स इसलिए लगाते हैं हम। फिर इन स्टॉक्स को डालने के बाद बाकी का येलो एरिया कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शीट ऑटोमेटिकली उसका करंट मार्केट प्राइस दिखाएगी। अगर लाइव है मार्केट, जैसे अभी लाइव है, तो ये मार्केट प्राइस अप टू 20 मिनट्स में ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल लाइव नहीं है, जैसे आपके ब्रोकर में चलता है वैसे नहीं चलता है। ये गूगल शीट में अप टू 20 मिनट्स का लैग टाइम रहता है, लेकिन उससे हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली हम तो GTT ऑर्डर्स बनाने वाले हैं, वो भी वीकेंड पर। और आप चाहें तो वीकडेज़ में भी बना सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा, बट प्रेफर करिए वीकेंड पे या मंडे मॉर्निंग में बनाइए, ताकि वीक शुरू होने से पहले आप अपने ऑर्डर्स बना के रखें और वीक में जब भी वो ट्रिगर होने हो जाएं, अगर उस प्राइस पे पहुंचते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ हमने निकाला है 52 वीक्स लो डेट, 52 वीक्स हाई डेट, और उसके हिसाब से हम निकालते हैं BOH एलिजिबल। BOH का मतलब है बॉटम आउट हंटिंग। ये महेश सर जी द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपने बॉटम से यानी 52 वीक लो से उठते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो जो BOH एलिजिबल होंगे वो यहाँ पे आपको इस कॉलम में दिखा देंगे BOH एलिजिबल। बेसिकली जिसकी भी 52 वीक लो डेट रिसेंट होगी कंपेयर टू 52 वीक हाई, वो BOH एलिजिबल है। मतलब उसने रिसेंटली 52 वीक लो को टच किया है और 52 वीक हाई उसने पहले टच किया था, इसलिए वो बॉटम आउट हंटिंग के लिए एलिजिबल है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो स्टॉक्स हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे है 52 वीक्स हाई क्लोजिंग प्राइस, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और उसका 52 वीक हाई कितनी दूर है वो परसेंटेज यहाँ पे निकल जाती है। इसका भी मैंने इस्तेमाल किया है स्कैनर में स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे। सजेस्टेड बाय प्राइस, GTT प्राइस। तो जैसे मैंने कहा डार्वस बॉक्स के हिसाब से हम वीकली प्राइस चेक करते हैं कि पिछले वीक का हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे था स्टॉक का, और उससे ऊपर का प्राइस 5 पैसा ऊपर का प्राइस हम मानते हैं कि वहाँ पे मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। एग्जैक्टली हाई प्राइस पे हम बाय नहीं करते हैं, उससे 5 पैसा ऊपर, क्योंकि हाई को क्रॉस करने के बाद हमें बाय करना है। हाई पे ही बाय कर लिया तो कई बार हाई पे जाके वो रिवर्स भी मार जाता है, लेकिन हाई अगर वो क्रॉस कर रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी और जो बैक टेस्टिंग में हमने देखा है ऐसा होता है। और जब वीकली वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं ओके इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो हर बार ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमारे पास एवरेजिंग की भी व्यवस्था है कि अगर नीचे गिर जाता है तो हम नीचे भी बाय करते हैं।
तो ये वो जीटीटी प्राइस है जो पिछले वीक का हाईएस्ट प्राइस रहा था, उससे 5 पैसा ऊपर का प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑलरेडी होल्डिंग, अगर आपने कोई स्टॉक ऑलरेडी बाय किया है शीट में, करंट होल्डिंग शीट में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे येस आ जाएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक ऑलरेडी बाय किया है। बेसिकली वो स्टॉक फिल्टर आउट हो जाते हैं आपके, जो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ न्यू स्टॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो आपने बाय नहीं किए हुए हैं और आपने जीटीटी ट्रैकर में भी नहीं डाले हैं। ठीक है, तो इन 50 स्टॉक्स में से जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक होगा 52 वीक हाई प्राइस वर्सेस करंट मार्केट प्राइस, जो परसेंटेज डिफरेंस है, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा और BOH एलिजिबल होगा, वो स्टॉक सबसे टॉप में आ जाएगा। मतलब उसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि ओके ये बहुत गिर गया है और अब ये बॉटम से ऊपर की तरफ उठ रहा है, और अगर हम इसमें एक और चीज़ डार्वस बॉक्स ऐड ऑन कर देते हैं तो इसके चांसेस प्रॉफिट देने के ज़्यादा हैं वर्सेस जो स्टॉक ऑलरेडी टॉप में चल रहे हैं वहाँ पे हम बाइंग करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ऊपर वो स्टॉक आ जाएगा जो 52 वीक हाई से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है और BOH एलिजिबल है और आपने GTT ट्रैकर में नहीं डाल रखा है, क्योंकि एक बार आपने GTT ट्रैकर में डाल दिया तो यहाँ पे उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर GTT ट्रैकर से उसे ट्रैक करेंगे। तो उन स्टॉक्स का CMP डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई, वो परसेंटेज, सजेस्टेड GTT प्राइस, किस प्राइस पे उसे बाय करना है, और करंट मार्केट प्राइस और उसके GTT प्राइस में कितना डिफरेंस है परसेंटेज वाइज, सजेस्टेड GTT क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। करंट वीक्स हाईएस्ट प्राइस, तो जो रनिंग वीक है उसमें हाईएस्ट प्राइस कितने तक गया वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ताकि हम ये देख सकें कि किसमें GTT ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है। तो अगर आप वीक के बीच में GTT ऑर्डर्स बना रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल ITC में देखिए वो क्रॉस आउट हो गया है, क्योंकि उसमें इस हफ्ते GTT ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, तो इसको आप GTT ट्रैकर में इस हफ्ते नहीं डालेंगे। वैसे तो आप अगर सैटरडे, संडे या मंडे मॉर्निंग में चेक करेंगे तो सारे स्टॉक्स आपको क्लीन दिखेंगे, क्योंकि अगला हफ्ता शुरू ही नहीं हुआ है तो कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप हफ्ते के बीच में चेक कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कि किसमें ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है वो आपके काम आएगी, ताकि आप उसमें GTT ऑर्डर ना बनाएं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर लीजिए और अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि कौन सा स्टॉक आपको परचेज़ करना है। सपोज़ हमें ट्रेंट और TCS और पावर ग्रिड करना है, तो इन तीनों का कोड हाईलाइट किया मैंने, कॉपी किया और फिर मैं इसे डाल दूंगा GTT ट्रैकर में। ठीक है, एक कोड ऑलरेडी डला हुआ है, वो क्रॉस आउट भी आ रहा है, वो मैं बताऊंगा क्यों है। तो उसके नीचे मैं ये बाकी 3 कोड्स, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली, हमेशा जब भी आप मेरी शीट में कुछ भी पेस्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ ओनली ही कीजिएगा, क्योंकि कई जगह फॉर्मूला से वैल्यू आ रही होती है, कुछ फॉर्मेटिंग वहाँ लगी होती है। तो अगर आप नॉर्मल पेस्ट कर देंगे तो आपका फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, फॉर्मूलाज गड़बड़ हो जाएंगे। तो हमेशा वैल्यूज़ ओनली की तरह पेस्ट कीजिएगा। उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V, या फिर इस तरह से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ ओनली कर देना। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे कोड आ गया और ये पर्पल में आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने इनका GTT ऑर्डर प्राइस, तो एक बार मैंने डिसाइड कर लिया ये स्टॉक है, अब इनका GTT मुझे जाके ब्रोकर में बनाना है। किस प्राइस पे बनाना है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, सजेस्टेड बाय प्राइस GTT प्राइस। तो इस प्राइस पे मैं इनके ऑर्डर्स बना दूंगा और कितनी क्वांटिटी के बनाने हैं वो भी आएगा। पहले इस प्राइस को यहाँ से कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। ठीक है, ये करते ही वो पर्पल कलर हट गया, क्योंकि पर्पल कलर इसलिए आ रहा था जिसमें भी मुझे GTT ऑर्डर अपडेट करना है वहाँ पर्पल कलर आ जाता है। अब मैंने GTT ऑर्डर सही से बना दिया है, जो ऑर्डर मैंने बनाया है और जो GTT प्राइस करेंटली है वो सेम है, इसलिए मुझे कोई अपडेट नहीं करना है। जो यहाँ पे मुझे शीट दिखाती है अपडेट GTT ऑर्डर, ठीक है, ये खाली आ रहे हैं, मतलब मुझे कोई अपडेट नहीं करना है। नेक्स्ट वीक जब इनके प्राइस चेंज हो जाएंगे तो शीट ऑटोमेटिकली चेक करेगी कि आपका नया GTT ऑर्डर क्या है और किस किस में आपको अपडेट करना है, और वो पर्पल कलर में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेंट का GTT ऑर्डर बनाया होता 4250 पे, अब देखिए ये पर्पल हो गया क्योंकि अपडेट GTT ऑर्डर में यस आ रहा है, यानी कि मुझे GTT ऑर्डर अपडेट करना है शीट में और ब्रोकर में। तो किस प्राइस पे करना है वो प्राइस आपको यहाँ दिख रहा है, कितनी क्वांटिटी का करना है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और कितना अमाउंट आपका उससे इन्वेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ताकि आपको ये पता हो कि ओके मैं ये GTT ऑर्डर जो बना रहा हूँ, जितनी क्वांटिटी का बना रहा हूँ, जब वो ट्रिगर होगा तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है।
अब यहाँ जो मैंने पहला कोड डाला है TMPV, ये क्रॉस आउट क्यों हो रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोंट क्रिएट GTT ऑर्डर? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम है ऑलरेडी होल्डिंग का। ये चेक करता है कि कौन सा स्टॉक मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर येस आ रहा है मतलब कि वो स्टॉक मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया है। वो शीट को कैसे पता चलता है? क्योंकि जो भी स्टॉक हमारा GTT जिसमें भी ट्रिगर हो जाता है उसको हम परचेज़ कर लेते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं हम करेंट होल्डिंग्स में। तो सपोज़ TCS का GTT ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो गया तो मैं यहाँ से उसका कोड, उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी कॉपी कर सकता हूँ। करंट होल्डिंग शीट में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए TMPV जो मैंने पहले से परचेज़ किया हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब नया रिकॉर्ड करने के लिए जो मैं नया स्टॉक परचेज़ कर रहा हूँ, डेट डालूंगा मैं किस दिन परचेज़ कर रहा हूँ और जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दूंगा। ठीक है, तो TCS का किस प्राइस पे मैंने परचेज़ किया यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज़ की वो यहाँ पे डालना है। फिर कितना आपका इन्वेस्टेड है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, मल्टीपल टाइम अगर आप बाय करते हैं सेम स्टॉक तो उसकी टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड और ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या चल रहा है वो सब ऑटो कैलकुलेट होगा। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। जिस भी दिन कोई स्टॉक एलिजिबल होगा सेलिंग के लिए, यहाँ सेल डेट और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन दिस डेट वो ऑटो फिल हो जाएंगे, तब तक ये ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन दिस डेट क्या है? ये वो अमाउंट है जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टेड है आज की तारीख में। तो सपोज़ अगर TCS मेरा आज के लिए सेल एलिजिबल हो जाता, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका प्राइस, मैंने अगर इसे 3100 रुपीज़ में बाय किया हुआ होता तो देखिए ये सेलिंग के लिए एलिजिबल हो गया क्योंकि इसमें 5% का टारगेट आ गया है। तो यहाँ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट आ रहा है 14,394, जो कि ये करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट जो ऊपर भी दिखाता है वहाँ से ये पिक कर रहा है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी में मैंने आज की डेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जब सेल एलिजिबल होगा तो ही ये दो फिगर्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये खाली रहेंगे। प्लस जो भी सेल एलिजिबल होगा वो ग्रीन में इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और आपको क्या करना है, हाईलाइटेड ग्रीन पोर्शन को पूरा सेलेक्ट कीजिए, उसे कॉपी कीजिए और सोल्ड शीट में जाना है आपको और यहाँ पहली एंट्री राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली, यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये सारी वैल्यूज़। बाकी का जो है होल्डिंग डेज, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब ऑटो पॉपुलेट होगा। फिर आप ब्रोकरेज प्लस चार्जेस यहाँ डाल सकते हैं कितना आपको लगा, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग ब्रोकरेज होता है तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने मैनुअल रखा है। तो सपोज़ इसमें ब्रोकरेज प्लस DP चार्जेस मिला के 20 रुपीज़ लग गया तो यहाँ 20 मैंने डाल दिया। इनकम टैक्स, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ब्रोकरेज माइनस करेगा आपके प्रॉफिट में से और फिर उसका 20% निकाल लेगा और प्लस उस पर 4% एजुकेशन सेस निकाल लेगा। तो 62 रुपीज़ लगभग आपका इनकम टैक्स हो गया। ये वाला जो कैलकुलेशन आ रहा है इसको इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए मत यूज़ कीजिएगा, ITR के लिए, उसके लिए आप अपने CA को कंसल्ट कीजिएगा। ये एक रफ़ आइडिया है ताकि हम ये पता लगा सकें कि ओके इतना प्रॉफिट हुआ, लगभग इतना इनकम टैक्स कटा, इतना ब्रोकरेज कटा, तो बाकी का जो अमाउंट बचा वो हम ग्रोथ अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, जो लास्ट यहाँ पे आ रहा है, ग्रोथ अमाउंट आफ्टर ऑल डिडक्शंस। यहाँ ऊपर उसका सम आता है। तो जैसे जैसे हम प्रॉफिट बुक करते रहते हैं ये अमाउंट बढ़ता रहता है और ये अमाउंट हमारे कैपिटल मैनेजमेंट के अमाउंट में ऐड होता है, जो भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेके चलें उसमें ऐड होता है, ताकि अगला परचेज जो हम करें वो बढ़े हुए अमाउंट से आए और हम कंपाउंडिंग कर सकें। कैपिटल मैनेजमेंट शीट आपको यहाँ दिख जाएगी, जिसमें आप ये डाल सकते हैं कि किस दिन आपने स्टार्ट किया, उसकी डेट डालिए, कितने अमाउंट ओवरऑल आप लेके चल रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे डालिए। ओके, और कभी अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी से कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे विड्रॉल का डेट डालिए और कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो डालिए। तो ये शीट ऊपर कैलकुलेट कर लेगी कि करेंटली आप ओवरऑल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस ग्रोथ अमाउंट उसमें ऐड करेगी और उसके हिसाब से करंट होल्डिंग शीट में यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट आपको यहाँ करंट होल्डिंग शीट में दिखेगा टोटल शेयर्स यू वांट टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना होता है पहले दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से आपका पर बाय अमाउंट आएगा। तो मैंने 4 स्टॉक्स किए हैं, मतलब मैक्सिमम 4 स्टॉक्स में एक टाइम में होल्ड करना चाहता हूँ, तो 4 डाल दिया यहाँ पे। तो उसके हिसाब से शीट ने क्या किया, जो ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको 4 से डिवाइड किया और फिर उस अमाउंट को 6 से डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो ये निकल के आता है 8,341। इतना हमारा पर बाय में इन्वेस्ट हो रहा है अप टू दिस। ठीक है, इसके इतना तक या इससे नीचे इन्वेस्ट होता है।
फिर टारगेट परसेंटेज आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं, 5% डिफ़ॉल्ट मैंने दिया है। और इग्नोर रेंज यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इग्नोर रेंज वो है कि लास्ट बाय मैंने यहाँ पे किया था सपोज 100 पे, तो 2.75% या तो ऊपर हो या उसके 2.75% या उससे ज़्यादा नीचे हो, ठीक है। इसके बीच होगा मतलब 1%, 1.5%, तो मैं बाय नहीं करूँगा, उस रेंज को मैं इग्नोर करूँगा। तो ये है इग्नोर रेंज। और क्योंकि हमने TCS को सेल कर दिया, उसको हमने सोल्ड शीट में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, TCS की रोज़ जो भी सेलिंग के लिए थी वो सब डिलीट कर देनी है। तो यहाँ रो नंबर पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रो कीजिए और सारी उसकी रोज़ डिलीट हो जाएंगी। TMPV की मैंने वैल्यूज़ चेंज करी हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि उसमें सेलिंग आएगी तो कैसे ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ मैंने बाई प्राइस उसका कम कर दिया, तो जैसे ही वो एलिजिबल होता है सेलिंग के लिए उसका कलर चेंज हो जाता है। राइट हैंड साइड में हम जाएं तो हमें यहाँ पे मिलेगा समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे स्टॉक का कोड आएगा, उसमें कितना अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट अमाउंट कितना है, और अगर वो प्रॉफिट अमाउंट उसके टारगेट के ऊपर है तो यहाँ पे आएगा टुडेज़ लो। ये आपके काम आने वाला है अगर आप ट्रेलिंग प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं कि कल का लो कितना था, प्रीवियस डेज लो यहाँ पे आएगा, और आज का लो कितना है। अगर आज का लो कल के लो से कम है, मतलब वो लो नीचे क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पे यस आ जाएगा, यानी कि आपको उसे सेल कर देना है, उसमें कमज़ोरी आ रही है। तो इस हिसाब से आप ट्रेलिंग प्रॉफिट को ट्रैक कर सकते हैं। TMPV का प्राइस मैं वापस चेंज कर देता हूँ ताकि आपको GTT ट्रैकर में एक फ़ीचर दिखा सकूँ। ओके, सपोज़ मैंने इसे 350 पे बाय किया होता और इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 345.70, तो शीट चेक करेगी कि उसका लास्ट वीक्स हाईएस्ट प्राइस कितना था, यानी कि जो हमारा GTT प्राइस होता है डार्वस के हिसाब से 356 रुपीज़ 20 पैसा। इग्नोरेबल रेंज यहाँ पे निकाल रहा है कि लोअर एंड पे इतना होना चाहिए 340 रुपीज़ 38 पैसा, और हाइयर एंड पे 359.63 पैसा। तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो इस रेंज के अंदर है। तो इस लास्ट कॉलम में इज लास्ट वीक्स हाईएस्ट प्राइस आउटसाइड इग्नोरेबल रेंज, नो, ठीक है। अगर हम GTT ट्रैकर में अभी जाएंगे तो देखिए TMPV क्रॉस आउट हो गया है क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग में है, और इसका जो लास्ट वीक्स हाईएस्ट प्राइस है वो इग्नोरेबल रेंज के बाहर नहीं है, नो आ रहा है, रेड कलर में मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो डोंट क्रिएट GTT ऑर्डर। तो जब तक यहाँ पे यस नहीं आएगा, करंट होल्डिंग वाले स्टॉक में आपको GTT ऑर्डर नहीं बनाना है। तो करंट होल्डिंग में जो भी आपके स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे आपको रखने हैं। बाकी जो नए स्टॉक आप परचेज करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं उनके नीचे। जैसे TMPV मैंने सबसे ऊपर रखा है, वो रहेगा जब तक मैं उसे सेल नहीं कर देता, यहाँ पे रखूँगा मैं। जब उसे भी सेल कर दूंगा तब मैं उसे यहाँ से हटा सकता हूँ और नए स्टॉक को स्कैनर शीट से ला सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट भी मुझे ध्यान रखनी है कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स भी नहीं खरीदने हैं, क्योंकि जो मेरा ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल है, ये नहीं कि मैंने बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए और फिर अब मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमने मैक्सिमम स्टॉक सेट किए हैं, एक बार हमने उतने स्टॉक खरीद लिए, उसके बाद हमें नए स्टॉक नहीं खरीदने हैं। एग्जिस्टिंग में हम GTT ऑर्डर्स बनाते रहेंगे, लेकिन नए स्टॉक तभी खरीदेंगे जब हमारा कोटा अलाउ करेगा। ओके, और फिर सोल्ड शीट में आप यहाँ राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको XIRR भी दिख जाएगा, जो कि कैलकुलेट हो रहा है हमारी XIRR शीट में ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको कुछ भी मैनुअल इनपुट नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली शीट पुल करती है और XIRR यहाँ पे कॉलम QR में निकालती है और उसी XIRR को हमें सोल्ड शीट में दिखा देती है, ताकि बार बार हमें XIRR शीट ना खोलनी पड़े XIRR चेक करने के लिए। ओके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सोल्ड शीट में मंथली समरी भी हमें दिखेगी कि किस मंथ में हमने कितना ओवरऑल प्रॉफिट कमाया, मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा उस मंथ में कितना गया था, ब्रोकरेज कितना लगा, टैक्स कितना लगा, सेल्फ डिविडेंड अगर आप खुद को दे रहे हैं, सेल्फ इंसेंटिव, तो वो कितना लगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इंसेंटिव परसेंटेज 20%। बेसिकली इसका क्या मतलब है इंसेंटिव का, कि जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट आप अपने खर्चे वर्चे के लिए रखना चाहते हैं और उसे ग्रोथ अमाउंट में यूज़ नहीं करना चाहते, तो उतना परसेंटेज आप यहाँ पे डाल दीजिए कि 20% मैं अपने लिए रखूँगा। ठीक है, वो शीट कैलकुलेट करते हुए चलेगी कि कितना अमाउंट हो गया है आपके इस इंसेंटिव में। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो ये येलो में मैंने दिया है ऊपर परसेंटेज, वो कर सकते हैं चेंज। अगर आपको कोई इंसेंटिव नहीं रखना है, सिंपली इसे 0% कर दीजिए। अब देखिए इंसेंटिव पेड टू सेल 0 हो जाएगा हर एक सेलिंग के लिए जब जब आप सेलिंग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो उसी की समरी यहाँ राइट हैंड साइड में आ रही है। तो ग्रोथ अमाउंट आपका उस महीने कितना ऐड हुआ और मंथली प्रॉफिट परसेंटेज आपका मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट पे उस महीने क्या था वो है।
और किस दिन आपने इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया था वो भी शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगी, ये चेक करके कि आपकी सबसे पुरानी बाइंग प्राइस शीट में क्या डली हुई है, सोल्ड शीट में, करंट होल्डिंग शीट में, और यहाँ पे दिखा देगी, ताकि आपको ये आइडिया हो ओके मैंने 1 दिसंबर 2025 को पहली बाइंग करी थी। तो मेरा मकसद रहता है कि शीट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ईजी फॉर्मेट में देने की कोशिश करूं, ताकि लॉन्ग टर्म में जब आप अपनी शीट को देखें तो आप उससे लर्निंग निकाल सकें, कुछ सीख सकें, वापस जाके देख सकें कि स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसा काम कर रही है, किस महीने में आपने कैसा परफॉर्म किया। उससे आपको मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है अपने ट्रेड्स को देख के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेड्स को ठीक से मैनेज करें, उन्हें ठीक से रिकॉर्ड करें, इसीलिए ये शीट्स मैं इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। तो ये जो मैंने डेमो आपको दिया था ये फीफो शीट का था, सेम चीज़ आपको लीफो शीट में भी मिलेगी, ठीक है। बस लीफो शीट में ये डिफरेंस है कि जो करंट होल्डिंग शीट है ना, उसमें शीट ये ट्रैक करती है कि हर एक बाइंग का क्या बाई प्राइस था और उस पर टारगेट आया कि नहीं आया। तो जिस पे भी टारगेट आएगा वो आपको सेलिंग के लिए बोलता रहेगा। जैसे एग्जांपल दूं आपको, सपोज़ मैंने TMPV को पहला बाई किया होता 1 नवंबर को 340 रुपीज़ पे, और दूसरा बाई किया होता, रैंडमली डेट डाल रहा हूँ, 20 नवंबर को 320 रुपीज़ पे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला लॉट एलिजिबल हो गया है सेलिंग के लिए, क्योंकि उसका लीफो टारगेट आ गया है, तो उसकी सारी डिटेल्स पॉपुलेट हो रही हैं, तो वो हम सेल करके सोल्ड शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन कॉपी करा, सोल्ड शीट में डाला और यहाँ से सिर्फ TMPV का वो लॉट डिलीट कर दिया जो हमने सेल किया है। तो हर एक बाइंग को अलग अलग ट्रैक किया जाता है उस पर्टिकुलर लॉट के बाइंग के हिसाब से। ब्रोकर में ऐसा नहीं होता। अगर आप लीफो यूज़ कर रहे हैं तो लीफो के लिए स्ट्रिक्टली आपको गूगल शीट पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो ही आप लीफो यूज़ कर पाएंगे और उसका ट्रैक कर पाएंगे। और लीफो के कई बेनिफिट्स हैं, इसीलिए मैं लीफो शीट्स बनाता हूँ। तो लीफो का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि लीफो यूज़ करना है या फीफो यूज़ करना है। दोनों शीट्स आपको अवेलेबल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा डार्वस बॉक्स एडवांस 2.0। तो इस शीट को परचेज़ करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस को मैं कम रखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड कर सकें। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी स्ट्रैटेजी, कैसे लगे एनहांसमेंट। यूज़ करने के बाद भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई और एनहांसमेंट देखने हैं। तो जो भी फीजिबल होगा, जो भी मुझे लगेगा ज़्यादातर लोगों के काम आएगा एनहांसमेंट, वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा शीट में लाने की। तो अपने फीडबैक मेरे से शेयर करते रहिए, ताकि मैं शीट्स को आपके लिए और अच्छे से इम्प्रूव करता रहूँ और नई नई स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए बनाता रहूँ और इम्प्रूव करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।